So hello everyone, welcome to Prasasanik Gurukul. Now we are going to discuss our social security code. जो आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे। पहले हम बेसिक डेफिनेशन और जो बाकी सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम पर्टिकुलर प्रोविजन पे जाएंगे। ठीक है, देखिए सोशल सिक्योरिटी की जब बात आती है, मैंने आपको डीपीएसपी में भी बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहाँ पे हमने देखा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आपके पर्टिकुलर प्रोविजन, चाहे वो आर्टिकल 41 की बात की जाए या आर्टिकल 43 की बात की जाए, वहाँ पे जैसे राइट टू वर्क की बात होती है, वहाँ पे राइट टू प्रोवाइड some kind of assistant to labor, ठीक है, या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने की बात होती है। तो जब भी सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोविजन बेसिक होता है वो किसके लिए है, वो कि आपका जो सोसाइटी में ऐसा सेक्शन है जो खुद को जो सेल्फ हेल्प से अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कुछ मेजर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उसमें आपका आता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वल्नरेबल सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये सबको क्या रिक्वायरमेंट है, उन सबको सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पे। 2020 में कोड आया था, हम उसकी टाइमलाइन की भी बात करेंगे। बट अगर मैं जनरल प्रोविजन देखूं कि आपका सोशल सिक्योरिटी में क्या होगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैटरनिटी के पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको पता है कि वुमेन जो है वल्नरेबल है, उनके जो है आप अगर उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, किसी टाइप का प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो उनको जॉब लॉस हो सकता है। ठीक है, जॉब उनकी जा सकती है क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है काम नहीं कर सकती, या फिर सिकनेस है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, आपका चाइल्ड जो है उससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर चीज है, अनएम्प्लॉयड आप हो गए हैं, तो ये सारी कंडीशंस में आपको जो है एक एक्सटर्नल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यही आपका सोशल सिक्योरिटी में आएगा। तो जनरल अगर आप देखेंगे डेफिनेशन, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेयर में, तो आपका आर्टिकल 22 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो आपका है 1948 का जो आपका पर्टिकुलर डिक्लेरेशन है, उसमें आर्टिकल 22 सोशल सिक्योरिटी को एक ह्यूमन राइट बताया गया है। ठीक है, तो मैंने वैसे बताया आपको कि जब आप डीपीएसपी में जाएंगे तो आप डिफरेंट सेक्शन देखेंगे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 41 आप देखिए, आर्टिकल 42 भी देखिए। मैटरनिटी रिलीफ की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 42 में। आप आर्टिकल 43 देखिए, तो ये डिफरेंट आपके आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी में चैप्टर 4 में जो आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोविजन है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपका जो यूएन का डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, ये आपका प्रोवाइड करता है। इसमें आर्टिकल 22 है जो बताता है कि सोशल सिक्योरिटी एक ह्यूमन राइट है। जब ह्यूमन राइट की बात आती है तो इसका मतलब है कि वो एक बेसिक राइट है जो सभी ह्यूमन को अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो सिकनेस के टाइम पे हो, हेल्थ कंडीशन हो, ठीक है, चाइल्ड के प्रोटेक्शन की बात हो, या चाइल्ड के वेलफेयर की बात हो, या फिर आपका जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके वेलफेयर की बात हो, या फिर अदर काइंड ऑफ जो या अदर वल्नरेबल सेक्शन है उनके वेलफेयर की बात हो। अब कन्वेंशन पे हम नहीं जाएंगे जो फ्लैगशिप कन्वेंशन है, और ना ही मैं इसकी आपको किसी टाइप की डेफिनेशन बताऊंगा, ना ही ईपीएफओ में आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि सोशल सिक्योरिटी है क्या, या उसके बेसिक जो फीचर है, या उसमें जो कंटेंट है वो क्या होगा। बट आपसे एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी मीन्स द मेजर टू ऑफ प्रोटेक्शन afforded to employees, unorganized worker, gig workers, platform workers to ensure एक्सेस टू। देखिए गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्विगी के वर्कर होते हैं, या पर्टिकुलर जो इस टाइप के वर्कर होते हैं जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड वर्कर जो नहीं होते हैं, ठीक है, वो गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट के थ्रू होंगे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी बहुत ही लो होती है। आपने देखा भी होगा कि रिसेंट में स्विगी में वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, या जोमेटो में भी स्ट्राइक हुई, क्योंकि उनके रिलेटेड जो प्रोविजन है, गिग इकोनॉमी के जो प्रोविजन्स है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेलफेयर मेजर वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप उसमें आती है, इनकम सिक्योरिटी की बात आती है, ठीक है, उनके लिए, या फिर सिकनेस की बात है, वर्क इंजरी की बात है, मैटरनिटी और लॉस ऑफ, ठीक है, ब्रेड विनर की बात है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड होगी। डेफिनेशन में आपको नहीं जाना है। ठीक है, फिर मैं अगर आपको बताऊं कि जो आपका कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसमें आपका जो पर्टिकुलरली डेफिनेशन है
जो सिंक्रोनाइज डेफिनेशन है, मैंने पहले ही बताया कि सब में अगर एम्प्लॉय की डेफिनेशन है तो वो सेम डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में थी, जो कोड ऑन वेजेस है, वही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉय की डेफिनेशन है। यहां पर भी वही चीज है कि स्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो सकता है, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, और वो आपका सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए दो चीजों में डिफरेंस आपको पता चली गया होगा कि जब मैं एम्प्लॉय की बात करता हूं तो एम्प्लॉय में आपका सुपरवाइजर और मैनेजर दोनों आते हैं, बट जब मैं वर्कर की बात करता हूं तो वर्कर में आपका मैनेजर बिल्कुल नहीं आएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में इन्वॉल्व होगा वो नहीं आएगा, और उसके साथ में जो सुपरवाइजर 15,000 से ज्यादा का सैलरी पा रहा है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉमन डेफिनेशन है उसमें। इसमें एक और चीज आपकी डिफाइन की गई है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। अब उसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का भी आपका जनरल प्रोविजन होगा, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट के लिए। बट जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका जो लोग एक वेज कितना नॉट एक्सीडिंग 18,000, अगर आप 18,000 से कम ले रहे हैं तब आप इस कैटेगरी में आएंगे, तब आपको ये वेलफेयर मेजर्स जो प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं और जो भी पर्टिकुलर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड है वो मिलेगा। आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। एक तो वो कि आप माइग्रेट कर रहे हो पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरी कंडीशन क्या है, आप 18,000 से कम का वेतन पा रहे हैं, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग द वेज बिलो 18,000 देन ओनली यू आर एलिजिबल टू दिस पर्टिकुलर बेनिफिट और दिस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन, और यू कम अंडर दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होगा, जो एक ही स्टेट दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहा है, दूसरा 18,000 से कम का सैलरी मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर कौन है, ठीक है। देखिए इसकी डेफिनेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई फिगर नहीं है, ठीक है। सिंपली आप जहां पे भी आपका कोई वेज का जो क्राइटेरिया है वो गिवन है तब आप उसको याद रखेंगे। अगर वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर में 18,000 है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है, नहीं है, तो डेफिनेशन आप स्किप करिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन किया गया है, इसका मतलब है एनी एंटरप्राइज, ठीक है, ओन बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है, एंड engaged in the production sale of goods or providing service of any kind whatsoever and where the enterprise employs worker the number of such worker is less than 10। देखिए यहां पर जब हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की बात, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आपका आ गया कि ठीक है वो किसी टाइप के किसमें वो किसी इंडिविजुअल से ओन हो सकती है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ओन कर सकता है या उस पर्टिकुलर जो भी स्टेब्लिशमेंट है उसको ओन कर सकता है, बट उसमें एक क्राइटेरिया है। आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में तभी आओगे जब आपका क्या होगा, आपका जो वहां पे वर्कर का जो साइज है, जो आपके लोग एम्प्लॉय आपने किए हुए हैं वो 10 से कम होगा। अगर 10 से ज्यादा है तो आपका जो पर्टिकुलर स्टेब्लिशमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर नहीं आएगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन से एंटरप्राइज आएंगे, जिसमें आपका ये कंडीशन बस याद रखना 10 से कम आपके एम्प्लॉइज है, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की डेफिनेशन आप इसको स्किप करना। अब बताते हैं टाइमलाइन की। व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इसे ये पास हुआ। तो अगर आप टाइमलाइन को देखेंगे तो ये लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस किया गया ये 19 सितंबर 2020 को, 19 सितंबर 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पास हुआ लोकसभा में 22 सितंबर को, 22 सितंबर 2020। फिर ये आपका राज्यसभा में पास हुआ 23 को, और फिर ये प्रेसिडेंट की असेंट इसको कब मिली, ये 28 सितंबर। ये बस डेट आप याद रखना, 28 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी, बट उसके बाद भी अब तक ये एनफोर्स नहीं हुआ है, अब तक ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है। आप ये याद रखना, मैंने पहले भी बताया कि ये कोड आपके 2014 तक के लिए आपके अब डिले कर दिए गए। अब है कि ये पर्टिकुलर जो आपका कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये किस किस एक्ट को इंक्लूड करता है, सबज्यूम करता है, ठीक है। तो किस किस एक्ट को इंक्लूड करता है, तो पहला देखिए इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। जैसे वेज में हमने देखा था कि वेज
और बोनस की बात है, इक्वल रेम्यूनरेशन की जहाँ पे बात है, वो आपके वेज कोड में इंक्लूड होंगे, कोड ऑन वेजेस में इंक्लूड होंगे। हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कौन सी चीज़ें देखी, जहाँ पे डिस्प्यूट है, स्टैंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है, तो वो सारी, या ट्रेड यूनियन की बात हो रही है, क्योंकि वहीं पे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, हम कोर सब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, लेबर लॉ के कोर सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे ट्रेड यूनियन होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बात होगी, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर की बात होगी, वो सारे एक्ट आएंगे। अब बात आती है सोशल सिक्योरिटी की। जाहिर सी बात है कि सोशल सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो वाइड होगा। तो वहां पर 4 एक्ट थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन में 3 एक्ट थे, बट यहां पर नंबर ऑफ एक्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड होंगे, आपका सोशल सिक्योरिटी। तो यहां पर पहला एक्ट आप देख लीजिए, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। यहां पे क्या है कि आपका किसी भी पर्टिकुलर, आप मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऐसी इंसिडेंट है, उसके थ्रू आपका, या फिर किसी भी पर्टिकुलर जैसे जॉब से रिलेटेड है, या आपको अदर कोई डिसेबिलिटी होगी, कुछ भी ऐसा हो गया, उसके रिलेटेड आपको कंपनसेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो आपको पता है कि कंपनसेशन किस कैटेगरी में आएगा, ये सोशल सिक्योरिटी है। भाई आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, अपने लेबर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी सोशल सिक्योरिटी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी में प्रोविजन है। आपका एम्प्लॉइज एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, ये भी सोशल सिक्योरिटी में आएगा। मैटरनिटी बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी में आएगा। ग्रेजुटी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 5 साल कहीं पे काम कर लिया तो एलिजिबल आप हो जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, ठीक है। फिर सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड, यहाँ पे भी वेलफेयर की बात है, सोशल सिक्योरिटी है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996, ये भी वेलफेयर है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ये भी वेलफेयर है। तो जितने भी आपके सोशल सिक्योरिटी में बेसिक वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजन है, वो सब आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी होंगे। आपके याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बता देंगे कि ये पर्टिकुलर एक्ट आपका सोशल सिक्योरिटी कोड में है, ठीक है। बस इनको 9 को आप याद रखना, ठीक है। वैसे नंबर को याद रख लेना और बाकी आप देख लेना कि हाँ, इस टाइप से जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, हम कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी टाइप का रिलीफ देते हैं, किसी टाइप का वेलफेयर फंड बनाते हैं, सब सोशल सिक्योरिटी का ही तो पार्ट है। तो उसमें आपको याद करने का जरूरत है। अब सोशल सिक्योरिटी कोड में अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप सिंपली देखें तो यहाँ पे आपके कितने हैं टोटल, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 14 चैप्टर है, ठीक है। सेक्शन 164 तक है। इसको हर सेक्शन को तो हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेक्स्ट क्लास में मैं वही कवर करूंगा, बट अभी इसका ब्रीफ आप देख लीजिए कि पहला चैप्टर आपको पता है कि जो प्रिलिमिनरी जो चीज़ें होती हैं, या फिर डेफिनेशन की बात होती है, एप्लीकेबिलिटी की बात होती है, स्कोप, वो सारी चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 1 to 3 है। फिर आपका सेकंड जो है वो सोशल सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो किसी भी टाइप का अगर सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है तो वो आपका चैप्टर सेकंड में आएगा। तीसरा क्या है, आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो आपका ईपीएफ है वो 3rd चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर ईएसआईसी जो है आपका वो चैप्टर 4th में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुटी आपका चैप्टर 5th में, तो इसको आप देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी बेनिफिट की बात है चैप्टर 6th में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एम्प्लॉइज कंपनसेशन है चैप्टर आपका 6th 7th है, तो ठीक है, इसको देख लेना अगर आप देखेंगे। और आपका सोशल सिक्योरिटी एंड सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, ये भी आपका 8th में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपका सोशल सिक्योरिटी 9th में आप देखेंगे फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है, आपको पता ही है कि अब प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग इकोनॉमी जो है आपकी बढ़ती जा रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये है क्या। फिर आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये आप देख लेना, चैप्टर 10 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका 11 चैप्टर भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अथॉरिटीज असेसमेंट और बाकी चीज़ें। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग आपका चैप्टर 13 में आता है। मिसलेनियस आपका चैप्टर 14 में आता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके एक तो गिग वर्कर से रिलेटेड आपका 9th है। फिर आपका मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड आपका चैप्टर 6 है। फिर आपका
ईपीएफ से रिलेटेड चैप्टर 3 है और आपका सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चैप्टर 2 है। इस पे हम फोकस करेंगे, बाकी सबको हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में उसके नहीं जाएंगे। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात की जाती है, एप्लीकेबिलिटी देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, न्यू जो आपका कोड आया है उसमें ये कैटेगराइज पूरी तरीके से किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूँ तो चैप्टर 3 आपका एप्लीकेबल किस पे होगा, ये यहाँ से आपको एक सिंपल और डायरेक्ट आपको फैक्ट मिल जाएगा कि जब मैं चैप्टर 3 की बात करूँगा, चैप्टर 3 में आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो पीएफ का जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो किस पे होगी, जो भी स्टेब्लिशमेंट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके एस्टेब्लिशमेंट है उसमें आपका 20 प्लस वर्कर, 20 या 20 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका कोई इंडस्ट्री जो है, आपकी कोई पर्टिकुलर जो फैक्ट्री है, आपका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 20 या 20 से ज़्यादा जो अगर वर्कर जो एम्प्लॉइज हैं उनको एम्प्लॉय कर रहा है, तो वहाँ पर आपका चैप्टर 3 जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड प्रोविजन आपके एनफोर्स किए जाएंगे जब ये एक्ट आपका, जब ये कोड आपका लागू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, जो आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 कब किन पे एप्लीकेबल होगा, एवरी स्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर पर्सन्स आर, ठीक है, इन द कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 10 और 10 से ज्यादा, 10 और 10 से ज्यादा। तो अगर 10 से कोई कम है तो उस पर ये चैप्टर 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोविडेंट फंड कितना है, 20, ईएसआईसी कितना है, 10। ग्रेजुटी की अगर बात करें, चैप्टर आपका 5, तो ये किस पे होगा, ये होगा एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन द डे ऑफ, ठीक है। इसको आप याद मत रखना, सिंपल याद रखना, 10 से ज्यादा जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, ग्रेजुटी वाला जो प्रोविजन रहेगा, चैप्टर होगा चैप्टर 5, वो आपका एप्लीकेबल होगा। मैटरनिटी बेनिफिट, देखिए ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी बेनिफिट वाला प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होगा, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन पे, एस्टेब्लिशमेंट पे जिसपे क्या है, जिसमें आपका कितना, 10 और 10 से ज्यादा। तो यहां पर जनरली अगर आप देखेंगे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के सारे प्रोविजन सब एस्टेब्लिशमेंट है जिन पे 10 और 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, बस एक पीएफ को छोड़ के। पीएफ में है आपका 20 या मोर देन 20, ठीक है। तो आपका जितना भी प्रोविजन है वो सब एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल है जिसमें 10 वर्कर या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। और पीएफ का जो प्रोविजन है प्रोविडेंट फंड का, वो किस पे है, जहां पे 20 या मोर देन 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्लाइड से क्लियर होगा। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ स्कीम्स है इसको आप स्किप करना। अब चैप्टर 3 से हम आएंगे और चैप्टर 3 को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और इसको हम जो बाकी प्रोविजन है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताए, चाहे पीएफ से रिलेटेड हो, ईएसआई से रिलेटेड हो, या फिर ग्रेजुटी से रिलेटेड हो, या फिर पर्टिकुलर अदर प्रोविजन, वो सब हम सेक्शन 3 से अब स्टार्ट कर देंगे और जो आपका चैप्टर 3 है उससे स्टार्ट कर देंगे। और एप्लीकेबिलिटी और ये सारी चीज़ें मैंने एक बार आपको बता भी दी, इसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन जो बचेगा वो आपके प्रोविजन में क्लियर हो जाएगा, बाकी एमसीक्यू में। सो थैंक यू सो मच।